इतनी बड़ी फतेह पाई। जश्न की एक रात तो चैन से बिताना तुम्हारा हक है। वैसे सब हैरत में है तुमने डरायस के खानदान का खात्मा क्यों नहीं किया, मगर मैं जानता हूं उसकी वजह क्या है। तुम चाहते हो डरायस पलट कर जवाब दे और तुम जान सको कि वो छुपा कहां है। अगर मेरी सोच सही है तो डरायस की तरफ से बहुत जल्द कोई हरकत होगी। यही वो स्थान है लाची जो हमें बारसी तक ले जाएगा। किंतु ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो पुरु? अलेक्जेंडर जश्न में है लाची, और सबसे अधिक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ है। तो इसका तो एक ही अर्थ होता है कि बारसीन और उसका परिवार यही है। विशुद्धि, तुम इन सैनिकों का ध्यान भटकाओ ताकि मैं और लाची बारसीन तक पहुंच जाए। जंग में तुम सब ने बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई है, इनाम तो बनता ही है। एक एक जाम नहीं पियोगे मेरे हाथ से? आओ आओ ना। अब क्या सोच रहे हो?
क्या कोई इस जश्न से बाहर गया? नहीं हुजूर, हम तो यहाँ से एक पल के लिए भी नहीं हिले। हम यहीं खड़े हैं, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं गया। किसी पर कोई शक? बात क्या है? बेफिक्र होकर जश्न मनाओ। ऐसे मौके पर ज्यादा फिक्रमंद रहने की जरूरत पड़ती है फेस्टियल। याद नहीं कैसे ऐसा एक जश्न शाह फिलिप की मौत का अंजाम बन गया था। सिपाहियों से कहो मुस्तैद रहे, मुझे इस जश्न में कोई खलल नहीं चाहिए। हम इन सैनिकों को अपने मार्ग से हटाए बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाची। फिर मेरे पास एक योजना है। पोरस हमारी मदद करने के लिए पहुंच चुका है अम्मी जान, लेकिन हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। हमारे चारों ओर एक पूरी फौज का घेरा डला है। पोरस अगर हमारी मदद करने की कोशिश भी करेगा, अलेक्जेंडर को उसके पहले ही सब पता चल जाएगा और फिर हमारी सारी उम्मीद खत्म। मगर करे क्या? हम खुद यहाँ फंसे। पोरस को रास्ता कैसे दिखाए? मुझे मालूम है कि पोरस तक पैगाम कैसे पहुंचाना है। क्या शाह अलेक्जेंडर ने हमें जश्न में आने का पैगाम भेजा है? मगर उनका हुक्म तो था कि यहां से हिले भी नहीं। शाह है वो, कौन जाने उनका मन कब बदल जाए। मगर उनके हुक्म की नाफरमानी करना क्या तुम्हारी जिंदगी के लिए सही रहेगा? शीघ्रता करो पुरु, शीघ्रता। ये बारसीन अब तक यहाँ क्यों नहीं आई? तैयार होने में इतना वक्त तो नहीं लगता। औरतें हैं, बस चले तो कयामत तक तैयार ही होती रहे। मुझे वो इसी वक्त यहाँ चाहिए। सिपाहियों को भेजो हेफेस्टियन और उनसे कहो कि उन पर कड़ी निगरानी रखे, खासकर बारसीन पर।
अब इस बाधा को कैसे पार करेंगे हम पुरु? और बारसीन कहाँ है? वो मार्ग कैसे जानेंगे? अब बारसी ने हमें मार्ग दिखाएगी लाची, क्योंकि वो जानती है कि हम उसे यहां से निकालने के लिए आ चुके हैं। उसने कोई संकेत तो अवश्य छोड़ा होगा। वो रहा संकेत। कैसा संकेत? फारस के ध्वज पर लगे उस कबूतर के पंख को देखो लाची। मैंने ऐसे ही एक पंख को ले जाने की चुनौती डराइस को दी थी, और उसे खदेड़ते समय उससे वो पंख वापस लिया था। परंतु ये संयोग भी तो हो सकता है ना पुरु? नहीं लाची, सारे फारसी ध्वज यवन ध्वजों में बदले जा चुके हैं, और ऐसे में इस ध्वज का यहां होना, और वो भी एक कबूतर के पंख के साथ, ये एक संयोग नहीं हो सकता। ये अवश्य ही वो संकेत है जो बारसीन हमें देना चाहती है। सुनो, फारस का परचम मैसेडोनिया के परचम से बदला जा चुका है, और अगर ऐसे में शाह अलेक्जेंडर को पता चला कि मेरे पास फारस का परचम है तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे बाहर जाकर रखो, और ध्यान रहे किसी को भी ये मत कहना कि मेरे पास कोई भी परचम था। उम्मीद है कि तुम्हें ये पैगाम मिल जाएगा पोरस। कमरे के दरवाजे से मत आना, चारों ओर सैनिक तैनात हैं। महल की पिछली खिड़की से आना। बारसी ने उस तक पहुंचने का मार्ग तो हमें दिखा दिया, हमें उसके कमरे की खिड़की से वहां तक पहुंचना होगा। हम दोनों ओर से घिर गए हैं पुरु। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम सबको जश्न में नहीं बुलाया क्या? चलो 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 सब चलते। शाह के हुक्म के खिलाफ यहाँ आने की किसी को इजाजत नहीं है। अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहती हो, यहाँ से लौट जाओ।
वो मुझे माफ करना। मुझे पता नहीं था कि यहाँ आने पर पाबंदी है। आशा है कि अम्बी कुमार और हस्ती अब तक अपना काम कर चुके हों। ये धुआं कैसा? शायद आग लगी होगी। इससे पहले ये बढ़े, हमें इस पर काबू करना होगा। हाँ हाँ चलो। मैं जानती हूँ कि शाह अलेक्जेंडर को इंतजार करवाना ठीक नहीं, पर मैं वहां कैसे आऊं? देखिए, मेरी बहन अचानक से बेहोश हो गई। अब मैं इन्हें छोड़ के तो जश्न में नहीं आ सकती ना। थोड़ा वक्त दीजिए, जैसे इन्हें होश आएगा मैं इन्हें साथ में लेके जश्न में शामिल हो जाऊंगी। ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। अब क्या? आखिर इस नाटक का क्या फायदा? फिक्र मत करो, जितना मैं पुरस को जानती हूं वो आ गया होगा। बारसीन, वो देखो। ओरस, हम बढ़ते अपना वचन निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजकुमारी बारसीन, तुम्हारा ऋण अपने सर से उतारने का समय आ गया है। प्रस्थान के लिए सच हो जाओ लाची। कहाँ? वहीं जहां इस समय डरायस है। अलेक्जेंडर डरायस को ढूंढने उसके पीछे अवश्य जाएगा। परंतु वो कैसे जानेगा कि डरायस कहाँ है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में छिपा बैठा है तुम्हारा बुज़दिल बाप। छिप सकते हो तो छिप लो, भाग सकते हो तो भाग लो, क्योंकि अलेक्जेंडर नाम का ये शेर डरायस नाम की लोमड़ी का शिकार करने आ रहा है। इतना वक्त क्यों लग रहा है बारसीन को? मैं जाके देख के आता हूं। नहीं फेस्टियन,
मैं खुद जाकर देखता हूं। हुजूर, एक पैगाम है। बाद में। हुजूर, पैगाम पुराने शाह डरायस का है। मुबारक हो, तुम्हारी तरकीब फिर काम कर गई। क्या लिखा है? मेरे साथ आओ फेस्टियन। ये पैगाम अब डरायस के कुनबे के सामने ही पढ़ा जाएगा और वहीं वो अलेक्जेंडर का जवाब भी सुन लेंगे। तुम दोनों यहाँ आ तो गए, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हमारे यहां से निकलने के लिए रथ भी तैयार है, बस हम सभी को पिछले द्वार तक पहुंचना होगा। शुद्धि, इतनी चिंतित क्यों? डरायस ने अलेक्जेंडर के लिए एक संदेशा भेजा है। अलेक्जेंडर अपने सैनिकों के साथ बासिन के कक्ष की ओर बढ़ रहा है। हमें किसी भी तरह पुरु को सूचित करना होगा। पुरु, ये तो अंबी कुमार का बाण है। बाण नहीं, संदेश है ये। अगर अब्बू जान ने अलेक्जेंडर को ये पैगाम भेजा है, मतलब वो सुलह चाहते हैं। हमें मालूम करना होगा कि उन्होंने पैगाम में क्या भेजा है। गुस्ताखी मुआफ। हम आने ही वाले थे, यकायक ड्रिप्टीज गश खाकर गिर पड़ी। लगता है इस पैगाम के बारे में आप पहले से जानती थी शहजादी पारसी। उस
उसे कैसे कुछ मालूम होगा जो अपने ही घर में कैद हो। कैदियों की तो फितरत ही होती है जंजीर तोड़कर भाग जाना शहजादी। कहीं आप भी तो यही गलती करने की हिमाकत नहीं कर रहे? लक्ष्य तक पहुंचकर भी चूक गए हम पुरु। कोई बात नहीं लाची, हमें दूसरा अवसर अवश्य मिलेगा। इस समय बारसीन के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसके पिता कहाँ हैं। परंतु यदि अलेक्जेंडर को ज्ञात हो गया कि हम यहाँ बारसीन और उसके परिवार को ले जाने का प्रयास कर रहे थे तो कुछ गड़बड़ तो है यहाँ। मुझे लगता है कि शहजादी दृप्ति की तबीयत ठीक हो गई है। जश्न में शिरकत करे शाह। इतनी भी जल्दी क्या है मलिका? थोड़ी देर और आराम करने देते हैं शहजादी को। पुरु, यदि उसे अनुमान हो गया कि बारसीन और उसका परिवार यहाँ से निकलने वाला था तो वह अवश्य उनकी हत्या कर देगा। और जैसे तुमने बताया और जितना मैंने देखा है, उसे आभास हो गया है कि उस कक्ष में कोई बाहरी व्यक्ति भी था। पुरु, यदि उसे अनुमान हो गया कि बारसीन और उसका परिवार यहाँ से निकलने वाला था तो वह अवश्य उनकी हत्या कर देगा। और जैसे तुमने बताया और जितना मैंने देखा है, उसे आभास हो गया है कि उस कक्ष में कोई बाहरी व्यक्ति भी था। उसे आभास तो अवश्य हो गया होगा लाची, पर जितना मैंने अलेक्जेंडर को समझा है, वो बारसीन और उसके परिवार को हानि नहीं पहुंचाएगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसका लक्ष्य बारसीन और उसका परिवार नहीं, स्वयं डरायस है। इसने उसको संदेश भेजा है।
हुआ शाह? कुछ नहीं मलिका, मैं तो यहां आपको एक खुशखबरी देने आया हूं। यह खत शाह डरायस का है। ओ, शाह डरायस नहीं, सिर्फ डरायस। क्योंकि जो जंग छोड़कर भाग जाए वो शाह तो क्या, सिपाही भी नहीं बन सकता। क्यों शहजादी बारसीन? ठीक कहा ना मैंने? तो जरा सुन लिया जाए कि क्या पैगाम भेजा है उस भगोड़े डरायस ने फारस के नए शाह के लिए। फारस से जंग में फतेह मुबारक हो अलेक्जेंडर। मैं तुम्हारे हौसले, दिमाग और बहादुरी का कायल हूं, और इस कायली के सबूत के तौर पर मैं तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। और इस दोस्ती की कीमत के बदले मैं तुम्हें फारस की आधी हुकूमत, फारस में मौजूद सोने का 1/3 हिस्सा और अपनी बेटी का हाथ सौंपने की पेशकश करता हूं। उम्मीद है शाह अलेक्जेंडर को यह पेशकश पसंद आएगी। उम्मीद है इतने समझदार तो तुम हो कि इस बेशकीमती पेशकश को तुम ठुकराओगे नहीं, और हम मिलकर साझेदारी और रिश्तेदारी से फारस पर हुकूमत कर सकेंगे। शाह डरायस अपनी शिकस्त कबूल नहीं की जा रही और सौदेबाजी पर उतर आए हैं तुम्हारे वालिद। पर मैं जानता हूं इस मसले का हल मुझे कैसे निकालना है। मुझे लक्षण शुभ नहीं दिख रहे हैं। ना जाने अलेक्जेंडर क्या कर बैठेगा। प्रस्थान के लिए सच हो जाओ लाची। प्रस्थान? कहाँ? वहीं जहां इस समय डरायस है। अलेक्जेंडर डरायस को ढूंढने उसके पीछे अवश्य जाएगा। परंतु वो कैसे जानेगा कि डरायस कहाँ है? उसकी दृष्टि बहुत ही सटीक है लाची। वो ऐसे ही किसी संदेश की प्रतीक्षा में था, और अब इस पत्र से वो डरायस के पास पहुंच ही जाएगा। तुम सोच रही होगी ना कि इस पैगाम का जवाब मैं तुम्हारे वालिद तक कैसे पहुंचाऊंगा, जबकि मैं जानता भी नहीं कि वो कहां पर है। इस खत पर कोई पता नहीं, पर यह खत ही अब मुझे तुम्हारे वालिद का पता बताएगा। इस खत का यह कपड़ा और उस पर लगी स्याही अभी से फीकी पड़ने लगी है। इसका मतलब यह खत ऐसे इलाके से भेजा गया है जो पूरी तरह गर्म और सूखा है। स्याही की खुशबू कुछ अलग तरह की है। ऐसी खुशबू फारस में बहुत कम जगह पर बनाई जाती है। इसका मतलब तुम्हारे वालिद फारस की किसी सूखी जगह पर है।
और जिस बक्से में रखकर यह पैगाम भेजा गया है उस पर की गई नक्काशी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह होती है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में छिपा बैठा है तुम्हारा बुज़दिल बाप। तो जब पता चल ही गया है तो क्यों ना जवाब भी उसे भिजवा दिया जाए। हेफेस्टियन, भगौड़े डरायस, सबसे पहले याद रखना कि अगर अगली बार मुझे खत लिखना हो तो शाह फारस के नाम से मुझे पुकारना, खुद को नहीं। क्योंकि जंग ही नहीं, अपनी ये सल्तनत भी हार चुके हो तुम। अलेक्जेंडर सल्तनत और दोस्ती जीतता है, उसका सौदा नहीं करता। और सौदेबाजी की ये पेशकश करके तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक शाह नहीं बल्कि एक सौदागर हो, जिससे फारस की गद्दी किस्मत से मिली। फारस ने अनगिनत बार मैसेडोनिया पर हमला किया, बिना किसी दुश्मनी, बिना हमारे उकसाए हमला किया और वहां की आवाम को लूटा। और मैं अलेक्जेंडर उन तमाम हरकतों की कीमत सूद के साथ वसूलने आया। सनद रहे कि मैं कोई नौसिखिया नौजवान नहीं, एक आम इंसान नहीं, देवता सीयूस का बेटा हूं मैं वो पहला मैसेडोनियन हूं जिसने अपने पांव तले फारस की मिट्टी को रौंदा, जिसके पास महान आखिलीस का बख्तर है और जिसने अकेले गोडियन की गांठ को खोला। जानते हो ना कि गोडियन की इस गांठ को खोल सकने वाला ही पूरे एशिया का शाह बन सकता है। अब अगर एशिया के शाह से मुकाबला करना है तो मेरे सामने नामर्द बनकर सुलह का पैगाम मत भेजना, बल्कि मर्दानगी के साथ खड़े होकर मेरा मुकाबला करना। और रही बात बंटवारे की, तो उसकी पेशकश करने का हक तुम्हारे पास नहीं है डरायस, क्योंकि फारस, उसकी दौलत और तुम्हारी बेटी तीनों मेरे कब्जे में है। इस दुनिया के जंगल का मैं इकलौता शेर हूं और शेर अपना शिकार बांटा नहीं करते डरायस। तुम में जंग जीतने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैदान छोड़कर भाग गए, पर मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा डरायस। 1 महीने का वक्त दिया मैंने तुम्हें। छिप सकते हो तो छिप लो, भाग सकते हो तो भाग लो, क्योंकि अलेक्जेंडर नाम का यह शेर डरायस नाम की लोमड़ी का शिकार करने आ रहा है। और इस बार तुम्हारा कुनबा भी चश्मदीद होगा कि तुम मुझसे बचकर भाग पाते हो या मेरे हाथों जान गंवाते हो। देवता के सामने सजदा पूरा किया जाता है बेवकूफ। उम्मीद करता हूं आप सबने देख लिया होगा कि कैसे अपने देवता का सजदा करना है। नहीं, इस बेरहम इंसान के आगे सर नहीं झुकाना। इसके वालिदैन के सामने इसका कत्ल करो, ताकि पूरे फारस को पता चल सके कि अपने शाह के हुक्म की नाफरमानी करने पर अंजाम क्या होता है।
अब आएगा जश्न का असली मजा। चलें? यहां से जाने से पहले एक और खास काम को अंजाम देना था मुझे। हमें ये घोषणा करते हुए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता हो रही है कि पौरव राष्ट्र का अगला राजा पुरुषोत्तम होगा। युवराज पुरुषोत्तम की युवराज पुरुषोत्तम की युवराज पुरुषोत्तम की युवराज पुरुषोत्तम की। जो पगड़ी कल तक तुम्हारी थी और फिर कल से तुम्हारी होगी, उसे ऐसे उछालती नहीं है कनिष्क। तो और मैं क्या करूं ताउश्री? जब से वो पुरु मेरे जीवन में आया है, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले पिता का प्यार छीना, फिर जनता का आभार, और उसके पश्चात सिंहासन पर मेरा अधिकार। सारे साक्ष्य सामने आने के पश्चात भी पिताश्री को उस पर पूर्ण विश्वास है कि वो पुरु अभी तक जीवित है।
कब वापस मिलेगा मुझे मेरा युवराज पद? अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये दर्पण भी हमें चिढ़ा रहा। तुम्हारे पिता पुरु की प्रतीक्षा अवश्य करें, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि तुम पुरु राष्ट्र के युवराज नहीं बन सकते। प्रयास करने का कोई लाभ नहीं है ताज। हम कितना भी प्रयास कर लें, पिताश्री को विश्वास दिलाना असंभव है। जब शब्दों की भाषा काम ना दे तो कर्मों की भाषा कहनी चाहिए कनिष्क। क्या कहना चाहते हैं आप? तुम्हारे पिता का विश्वास और आस दोनों की तोड़ का ज्ञात है मुझे। वो भले ही हमारी बात ना सुने, पर उनके मन से आए स्वर को वो अस्वीकार नहीं कर सकते। हमें बस इतना करना है कि उनको ये आभास हो जाए कि पुरु की अनुपस्थिति में यदि उन्हें कुछ हो जाए तो राज्य कौन संभालेगा। पर हम उन्हें ये आभास करवाएंगे कैसे? खेल खेलना होगा। तुम्हारे पिता की भावनाओं से। वचन है मेरा कि पुरु के लौटने से पूर्व तुम युवराज बन चुके होगे। इस बार मेरा वार खाली नहीं जाएगा। इसी शस्त्र का उपयोग सबसे अधिक होता है अलेक्जेंडर की सेना में। उसको ज्ञात हो चुका है कि कोई तो है जो बारसीन की सहायता कर रहा है। अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र अलेक्जेंडर की रणनीति, उसकी योजनाएं, उसकी युद्ध शैली के विषय में ज्ञात करना ही होगा। इस बाले को देखो, मैंने आज तक ऐसा बाला नहीं देखा। हथपा लकड़ी से बना है ये, जिससे इसका बार हल्का हो जाता है और प्रहार करने में आसानी होती है। उस पैने लोहे को देखो, केवल एक प्रहार और शत्रु ढेर हो जाता है। अलेक्जेंडर ने अपने शत्रुओं को सबसे अधिक नुकसान इसी बाले से पहुंचाया था। पौरव राष्ट्र पहुंचते ही हमें ऐसे ही भाले की रचना करनी होगी और अपने सैनिकों को इसका संचालन करने में निपुण करना होगा। और डरायस के धनुर्धारियों को मारने के लिए इस शस्त्र का प्रयोग हुआ था पुरु। आज सवेरे ही मैसेडोनिया के कुछ सैनिकों को इससे अभ्यास करते हुए देखा था मैंने। जब वो अभ्यास में मग्न थे, मैंने चुपके से एक उठा लिया। इस शस्त्र में प्रयोग होने वाले पत्थर के स्थान पर
ये धातु के गेंदों का प्रयोग होता है पुरु। और अन्य सैनिकों के भांति ये शिरस्त्राण या कवच नहीं पहनते। तो ये कारण है कि अलेक्जेंडर की सेना युद्ध क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उनके कवच का भार हल्का होता है। वो अपनी तेज गति से शत्रु को युद्ध में परास्त कर देते हैं, और यही कारण है कि अलेक्जेंडर की सेना को हानि पहुंचे बिना उन्होंने डरायस की सेना को समाप्त कर दिया। पर सबसे बड़ा अस्त्र अलेक्जेंडर की पैनी सोच है। केवल स्याही को गौर से देखकर उसने यह ज्ञात कर लिया कि डरायस कहां पर है। यदि हमें अपने देश की रक्षा करनी है तो हमेशा उसे एक कदम आगे रहना होगा। पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि उसके पास कितनी नौकाएं हैं। फिर योजना बनाकर उसकी नौकाओं को नष्ट करना होगा, ताकि जब वो भारत पहुंचे तो कम से कम सेना लेकर पहुंचे। और हां, इस भाले के अतिरिक्त उसके पास कई शस्त्र हैं। इसके विषय में जानना हमारे लिए आवश्यक है। गुरु वहां देखो। गुरु, प्रतीत होता है अलेक्जेंडर अगले युद्ध में इस बड़ी गुलेल का उपयोग करेगा। महत्व की बात यह है कि इन शस्त्रों को कहां ले जाया जा रहा है। यह अवश्य अलेक्जेंडर का शस्त्र गृह है। हमें वहां जाना ही होगा। अगले हुक्म तक कोई भी यहां से हिलेगा नहीं। शाह अलेक्जेंडर आ रहे, सभी उनका इस्तकबाल करेंगे। यदि अलेक्जेंडर स्वयं यहां आ रहा है तो उसके पास यह जानने की योजना तो अवश्य है कि बारसीन और उसके परिवार की सहायता कौन कर रहा है। हमें सतर्क रहना होगा लाची, चाहे कुछ भी हो जाए लाची। हमें अपनी योजना पर अड़े रहना होगा। अब वो क्षण दूर नहीं जब मेरी और अलेक्जेंडर की नियति टकराएगी। बस कुछ ही समय में हम दोनों एक दूसरे के समक्ष होंगे। जब पूरा फारस जश्न मना रहा था तो शाही कुनबा किसी खास काम में मसरूफ था। इतना वक्त क्यों लगा दिया तैयार होने में? वो मैंने बताया ना, रिप्टीज बेहोशी की हालत में थी। ओह, याद आया। पर अगर शहजादी ड्रिप्टीज बेहोशी की हालत में थी तो आपको कमरे की सारी खिड़कियां खोल देनी चाहिए थी। ताजी हवा में शहजादी बेहतर महसूस करती। पर जब मैं कमरे में आया तो कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी, सिवाय एक खिड़की को छोड़कर। ताज्जुब है। वो रिप्टीज को बेहोश देखकर हम सब घबरा गए थे। ये बात दिमाग में आई नहीं
होता है, होता है। कभी कभी घबराहट में इंसान वो सबसे अहम चीज भी देखना भूल जाता है जो उसकी आंखों के सामने होती है। खैर, अब मैं खुश हूं कि तुम्हारी बहन अब दुरुस्त है। वैसे जिंदगी भी आपके फारसी कांच की तरह होती है शहजादी। कब कहां किस चीज से टूट के बिखर जाए किसे पता। खैर छोड़िए, मैं तो आपसे आपके भारत में तजुर्बे को लेकर जानने के लिए बेकरार हूं। और आप है कि कुछ बोलती ही नहीं। लगता है उसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। और उसका एक नमूना आज रात आप देखने वाली हैं। तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें यहां क्यों लेकर आया हूं। तो सुनो, मैं तुम्हें यहां इसलिए लेकर आया हूं ताकि तुम अलेक्जेंडर को अच्छे से जान सको। तुम चाहे कितने भी राज छिपाने की कोशिश करो शहजादी, पर मेरी आंखों से कुछ नहीं छिपता। और आज जो यहां होने वाला है उसे देखने के बाद तुम मुझे खुद बताओगी भारत के उस शख्स के बारे में जिसने तुम्हारे वालिद को भारत में शिकस्त दी थी। आज तुम्हें यह एहसास होगा शहजादी कि अलेक्जेंडर कुछ होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि चीजों को खुद मुकम्मल बनाता है। नगर के सभी वासियों को यहां बुलाया गया है। वो अलेक्जेंडर कुछ तो बड़ा अवश्य करने वाला है। देवता के सामने सजदा पूरा किया जाता है बेवकूफ। उम्मीद करता हूँ आप सबने देख लिया होगा कि कैसे अपने देवता का सजदा करना है। नहीं, इस बेरहम इंसान के आगे सर नहीं झुकाना। इसके वालिदैन के सामने इसका कत्ल करो।
ताकि पूरे फारस को पता चल सके कि अपने शाह के हुक्म की नाफरमानी करने पर अंजाम क्या होता है। फारस के लोगों, जिस शख्स से आप मुखातिब हैं वो सिर्फ तुम्हारे नए शाह नहीं बल्कि खुद एक देवता है, इस दुनिया का नया खुदा। और इसीलिए फारस की आवाम का एक एक बाशिंदा अपने इस खुदा के पैर चूमकर उनका इस्तकबाल करेगा। अपने आप को आशिया का सम्राट घोषित करना क्या कम था, जो अब अपने आप को देवता बना रहा है, दुर्बल विवश जनता को अपने पांव में झुका रहा है। नहीं अस्ति, वो स्वयं को महत्वपूर्ण सिद्ध करना नहीं चाहता। बारसीन के मुख के भावों को पढ़ना चाहता है। वो जानना चाहता है वो कौन है जो बारसीन की सहायता कर रहा है। और जिसने भी देवता अलेक्जेंडर की कदम पोशी से इनकार किया उसका सर देवता के सामने सजदा पूरा किया जाता है बेवकूफ। अगली बार सजदे का तरीका याद रहे, वरना झुकाने के लिए गर्दन नहीं बचेगी। उम्मीद है तुम सबने सीख लिया होगा कि कैसे अपने देवता के सामने सजदा करना है। जिस राक्षस को किसी के मान की चिंता नहीं है वो देवता का सम्मान पाना चाहता है। इस राक्षस को उसकी सीमा समझाने आया हूं मैं लाची। माँ, आपने तो कहा था खुदा के दिल में प्यार और हमदर्दी होती है और इसके दिल में न ही प्यार न ही हमदर्दी है। ये खुदा कैसे हो सकता है? बेटा, हमने जो सिखाया उसे भूल जाओ और फिलहाल वही करो जो सब लोग कर रहे हैं। ये एक छोटा सा खेल है और खेल खेलना तुम्हें पसंद है ना? हाँ मेरे बच्चे, और इस खेल में जो अंत तक चुप रहेगा फतेह उसी की होगी। नहीं, मुझे नहीं खेलना ये खेल। इस बेरहम इंसान के आगे सर नहीं झुकाना। इसे लाओ। छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। छोड़ दीजिए, नादान बच्चा है ये। यकीन मानिए वो शाह के आगे सजदा करेगा। हुजूर, इस बच्चे ने शाह का न सिर्फ सजदा करने से इनकार कर दिया बल्कि बेइज्जती भी की है। तो तुम मेरे कदम नहीं चूमना चाहते? कोई है? कोई मेरे बच्चे को बचा लो।
महाराज बम्मी पधार रहे हैं। शिवदत्त श्री, आज जनता की ओर से कोई शिकायत है जिसकी सुनवाई करनी हो? जी महाराज। ये सेवक राम और राष्ट्र में आभूषण बनाता है। जो भी समस्या है निसंकोच कहो सेवक राम, न्याय मिलेगा। मौन क्यों हो? कहो क्या पीड़ा है तुम्हारी? महाराज, मैं एक सुनार अपने 2 पुत्रों के साथ मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूं। ईश्वर की कृपा और आपकी रक्षा की छाया में मैं बहुत प्रसन्न था, किंतु पिछले वर्ष मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा महाराज। अपनी प्रजा की सेवा के लिए तुम्हारे पौरव राज सदा उपस्थित है सेवक राम। क्या पीड़ा है, बोलो। पिछले वर्ष मेरा ज्येष्ठ पुत्र आभूषणों के साथ व्यापार करने के लिए मगध गया था, किंतु 1 माह के पश्चात मुझे सूचना मिली कि वह मगध पहुंचा ही नहीं। तब से लेकर अब तक मैं और मेरी पत्नी कई बार मगध गए, किंतु अभी तक भी कोई सूचना नहीं मिली। मेरे मन में पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन मेरा पुत्र अवश्य आएगा, किंतु मेरे परिजन और शुभचिंतक मेरे ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि मैं अपने व्यापार का उत्तरदायित्व छोटे पुत्र को सौंप दूं। मेरा स्वास्थ्य ज्येष्ठ पुत्र की चिंता में लगातार गिरता जा रहा है और सब यही सोच रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे व्यापार का क्या होगा। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे आशा है कि एक न एक दिन मेरा ज्येष्ठ पुत्र मेरे पास अवश्य लौट के आएगा, और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं अपने व्यापार का उत्तरदायित्व ज्येष्ठ पुत्र को ही दूं। कोई भी मेरी भावनाओं को समझ नहीं रहा है, यहां तक कि मेरा छोटा पुत्र भी यही चाहता है कि मैं व्यापार का उत्तरदायित्व उसे सौंप दूं। महाराज, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हम तुम्हारी पीड़ा समझ सकते हैं सेवक राम। अपने संतान को खोना इस संसार में किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ी हानि। परंतु भाग्यशाली हो, ईश्वर ने तुम्हें 2 पुत्र दिए। इस समय तुम्हारे व्यापार को चलाने के लिए एक युवा कंधा चाहिए। न्याय कहता है
कि व्यापार पर तुम्हारे छोटे पुत्र का भी अधिकार है। वो इस व्यापार की बारीकियों को भी भली भांति समझता है। उचित यही होगा कि तुम अपना व्यापार अपने छोटे पुत्र को सौंप दो और भविष्य में जब भी तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र लौटे तो उसे सौंप दे, क्योंकि तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र ही नहीं, तुम्हारा परिवार और व्यापार भी तुम्हारा उत्तरदायित्व है। किंतु यदि मेरा पुत्र लौट आया तब मैं क्या करूंगा? और यदि तुम्हारा पुत्र ना लौटा तो ईश्वर ना करे तुम भी अस्वस्थ हो गए तो तब तुम्हारे मृत्यु के पश्चात कौन संभालेगा तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे व्यापार को? बोलो। बाण ने लक्ष्य को भेद दिया है कनिष्क। शिवग्राम के पुत्रों का तो कोई अस्तित्व नहीं, परंतु उससे पूछे गए प्रश्न तुम्हारा अस्तित्व बढ़ा कर देंगे। दुनिया में हर मुश्किल का हल होता है, और अगर तुम मेरे सामने झुकना नहीं चाहते तो इसका हल भी है मेरे पास। हेफेस्टियन, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो एक मासूम सा बच्चा है। बच्चा हो या बूढ़ा, कायदे सबके लिए एक जैसे होते हैं शहजादी। और जो मेरी दुनिया में रहकर मेरे हुक्म की नाफरमानी करे उसे दूसरी दुनिया में भेज देना चाहिए। छोड़ दो हमारे बच्चे को, छोड़ दो। इसके वालिदैन के सामने इसका कत्ल करो ताकि पूरे फारस को पता चल सके कि अपने शाह के हुक्म की नाफरमानी करने पर अंजाम क्या होता है। देख लो फारस वालों, सिकंदर के सामने सर उठाने का अंजाम क्या होता है। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है पुरु? बालक है वो। पुरु, पुरु कहाँ गया?
मानव की लाली, जिस भारत के गौरव की पुरु राज करे रखवाली। हार नहीं स्वीकार कभी आकाश से ऊंचा साहस, मान है ये सम्मान है ये है स्वाभिमान का पारस। है पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस, है पुरुषोत्तम पोरस आर्यवर्त का पोरस, है पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस, है पुरुषोत्तम पोरस आर्यवर्त का पोरस, है पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस, है पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस। संभालिए इसे। शाह अलेक्जेंडर के इस्तकबाल के जश्न में आकर तुमने जो बेवकूफी की है, उसका खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना होगा तुम्हें। 20 हथियारबंद सैनिकों से एक शेर को घेरना बहुत आसान होता है। तुम में साहस होता तो तुम ये अकेले करते। कायर। रुको फेस्टियन। तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी ताकत को दिखाने का? ठीक है, अब मैं पूरी फारस की आवाम के सामने तुम्हारी ये ताकत देखना चाहूंगा। हेफेस्टियन, ग्लैडिएटर मुकाबले का ऐलान करो, जिसे देखने के लिए फारस की पूरी आवाम मुझे वहां चाहिए। मैं भी तो देखूं कि उस भारत की मिट्टी में इतना ताब है भी या नहीं कि वो अलेक्जेंडर के जलाल का सामना कर सके। तुम्हें केवल पछतावा ही होगा कि तुमने ये द्वंद करवाया, तो करवाया क्यों? चेहरे से तो तुम भारतीय लगते हो,
और तुम्हारी बहादुरी की ताकत भी मैंने देख ली। पर मुझे लगता है तुम में अभी बहुत जंग बाकी है, जिसका मजा मैं जरूर उठाना चाहूंगा। तुम्हें बड़ी तकलीफ थी किसी और को मेरा सजदा करते देखकर, अब तुम मेरे पांव चूमोगे। मगर उसके पहले तुम्हें किसी और का सजदा करना पड़ेगा। तुमने हेफेस्टियन को जलील किया, अब उसके पांव चूमकर तुम अपनी गलती कबूल करोगे। मगर याद रहे भारतीय, अगर सर झुका तो माफी, और अगर सर उठा तो मौत। जब राजा सच्चा न्याय करता हो तो उसे व्यथित नहीं होना चाहिए आर्य। आज सभा में आपका लिया गया निर्णय सर्वथा उचित था आर्य। हाँ आर्य, ज्येष्ठ पुत्र की अनुपस्थिति में छोटी संतान को ही परिवार का उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है। यथा राजा तथा प्रजा, और प्रजा भी उन्हीं आदर्शों और नियमों पर चलती है जिसका वाहन उसका राजा करता है। और आपको भी उसी न्याय का अनुसरण करना होगा जो आपने किया। पुरु के युवराज अभिषेक पर ठीक ऐसी ही तलवार आपने उसे सौंपी थी।
अब समय आ गया है आर्य कि आप ये तलवार कनिष्क को सौंपकर उसे पौरव राष्ट्र के युवराज घोषित करें। किंतु पुरु, उसका क्या? माता पिता होने के नाते हम उसके सुरक्षित लौटने की प्रतीक्षा करेंगे आर्य, और एक राजा होने के नाते आपको कनिष्क को युवराज पद देना ही होगा महाराज। इसमें संदेह नहीं कि पुरु लौटेगा, किंतु उसके लौटने तक पौरव राष्ट्र को एक युवराज की आवश्यकता है आर्य। भगवान राम के वनवास के समय भी यही हुआ था। उनके छोटे भाई भरत ने पूरी सत्ता संभाली थी, किंतु पुरु के लौटने के पश्चात दो भाइयों में सत्ता को लेकर विवाद हो गया तो हम है ना, मतभेद कितने भी हो, परिवार में हम दोनों मतभेद नहीं होने देंगे। रुक जाओ। मौत तो तुम्हारी तय है, मगर उसके पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा किया क्यों। तुमने पहचान तो लिया कि मैं एक भारतीय हूं, और तुम ये नहीं जानते कि एक भारतीय होता क्या है। तो सुनो, हम भारतीय अपने भगवान के सामने झुकते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और राक्षस के सामने झुकते हैं उसके पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें यह सिखाते हैं कि हम दूसरों की मातृभूमि या मां का सम्मान करें, और यदि कोई हमारी मां या मातृभूमि पर बुरी दृष्टि डालने का साहस भी करे तो उसका अंत करना चाहते हैं हम भारतीय। हमारे संस्कार हमें रक्षा करना सिखाते हैं, रक्षा अपनों की, अपने परिवार, अपने देश की। तुम यहां फारस आए इन निर्दोषों का लहू बहाने, इस धरती पर अधिकार करने, और हम भारतवासी यहां आए अपना वचन निभाने। हम भारतीय कर्म में विश्वास रखते हैं, फल पाने के लिए कर्म नहीं करते।
हमारे देश में सम्मान तब मिलता है जब हम दूसरों की सेवा करें, उनकी सहायता करें, ना कि उनका भक्षण करें। हम भारतीय झुकते हैं प्रेम के लिए, भावनाओं के लिए, आदर के लिए। और जिसके मन में प्रेम और भावनाएं ना हो, जिसके लिए मन में आदर ना हो, हम उनके सामने चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं। तुम सबको अपने भय के अस्त्र से जीतना चाहते हो ना अलेक्जेंडर? मृत्यु के भय से सब पर अधिकार करना चाहते हो ना तुम? और हम भारतीय मृत्यु से नहीं डरते अलेक्जेंडर, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जीवन तो भगवान का दान है और करना हमें मातृभूमि का सम्मान है। तुम्हारी जुबान की ताकत तो मैंने देख ली भारतीय। अब देखना है अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए तुम्हारे बाजुओं में कितनी ताकत है। कैद खाने में डाल दो इसे। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। तुम्हें अंदाजा नहीं कि शाह अलेक्जेंडर कौन है। और तुम्हारे शाह अलेक्जेंडर ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं और हम भारतवासी क्या क्या करने में सक्षम हैं। देख लिया, जिसको तुम हिला भी नहीं पाए उसे झुकाने का सोचा भी कैसे तुमने? कैद खाने में डाल दो उसे। खबरदार, होशियार, शाह अलेक्जेंडर तशरीफ ला रहे हैं।
ये है तुम्हारी किस्मत, ये सलाखें। तुम जितना भी प्रयास कर लो अलेक्जेंडर, ये सलाखें मुझे अधिक समय के लिए रोक नहीं पाएंगे। तुम्हें यहां रखने का कोई इरादा भी नहीं है मेरा। क्या कहा था मैंने? अलेक्जेंडर कोई काम होने का इंतजार नहीं करता बारसीन, बल्कि खुद काम को मुमकिन बनाता है। तुमने मुझे बताया नहीं कि कौन तुम्हें मेरी मुट्ठी से बाहर निकाल कर ले जाना चाहता है, पर देखो आज वो शख्स खुद मेरे शिकंजे में है। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें भारत से इतनी मोहब्बत क्यों है। वहां के लोगों की वजह से ना। शावो, तुम अपने बोलने का मौका खो चुकी हो शहजादी बारसीन। अब अपने सवालों के जवाब मैं खुद लूंगा। कमाल है, एक ही बेवकूफी को तुमने दो बार किया। पहले बारसीन को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और फिर मेरे अजीज पर हमला किया, वो भी पूरी फारस की आवाम के सामने। समझता हूं, अच्छे से समझता हूं मैं। तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी ताकत को दिखाने का। ठीक है, अब मैं पूरी फारस की आवाम के सामने तुम्हारी यह ताकत देखना चाहूंगा। देखना चाहता हूं मैं कि जब जिंदगी पर मौत का खतरा गहराता है तो भारत के ये लोग कैसे अपनी बहादुरी दिखा पाते हैं। सही कहा तुमने। एक ही मूर्खता बार बार नहीं करनी चाहिए, ये जानते हुए भी कि कोई तो है जो बारसीन की सहायता कर रहा है। तुम मुझे पकड़ने में असफल रहे और अब तुम पूरे फारस में मुझे खुला छोड़ रहे हो। फारस सिर्फ देखेगा भारतीय, इस बार तुम्हारा मुकाबला मैसेडोनिया के शेरों से होगा। सलाखों के उस ओर खड़ा हर एक व्यक्ति अपने आप को शेर ही समझता है। खुले में आओ तो ज्ञात होगा कि कौन शेर और कौन गीदड़।